अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा हम जम्मू कश्मीर के हालात पर नज़र रखते हैं, जम्मू कश्मीर के मामलात पर नज़र के साथ साथ मसाइल को भी उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज कुछ खबरें जो हैं जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर बैन अवी सतह की, थोड़ा सा उनसे पहले बाखबर करें। सबसे पहले आपको बताते चलें, श्रीनगर के तुलसीबाग के इलाके में आज फ़कीर मोहम्मद ख़ान को अपनी रिहाइशगाह पर मुर्दा हालत में पाया गया। फ़कीर मोहम्मद ख़ान के बारे में बाद में असम्बली में भी जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने कन्फर्म किया कि उन्होंने ख़ुदकशी की है। फ़कीर मोहम्मद ख़ान गुरेज़ से उनका ताल्लुक़ है और वो गुरेज़ से 1996 में बतौर आज़ाद उम्मीदवार MLA भी मुंतखब हुए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की थी और 2016 में उन्होंने BJP भी माफ़ कीजिएगा PDP ज्वाइन की थी और 2020 में उन्होंने BJP ज्वाइन की थी। और पिछली बार उन्होंने गुरेज़ के हल्का इंतखाब से BJP के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ा था, ताहम वो यहाँ पे वो नज़ीर अहमद ख़ान के मुकाबले में इंतखाबात में हार गए थे। आज उनके बारे में ख़बर यही आई कि श्रीनगर के तुलसी बाग में उनकी जो सरकारी रिहाइशगाह है वहाँ उन्हें मुर्दा हालत में पाया गया। और ख़ुद वज़ीर आला से लेकर दूसरा कुछ खबर आई कि उन्होंने ख़ुदकशी की है। ये तस्वीर का एक और आज का मुद्दा हम आपको बताते चलें, वो 2 रकत के इमाम की बात जब आती है तो हमारी नज़र सबसे पहले मुस्लिम ममालिक की तरफ जाती है, सऊदीया की तरफ नज़र जाती है, ईरान की तरफ जाती है। दुनिया में मुस्लिम ममालिक की तादाद पर नज़र डालते हुए जब सोचा जाता है तो हमें फ़लस्तीन यहाँ से एक तरफ से नज़र आता है। फ़लस्तीन में पिछले 3 दिनों में 700 मासूम बच्चों से लेके ख़वातीन को मारा गया है। इसराइल की वहशियाना बमबारी से 700 के करीब लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों की है। और ठीक सहरी के वक़्त इन मुसलमानों निहत्ते मुसलमानों पर इसराइल हवाई बमबारी करता है, इसराइल की तोपें मिसाइल वगैरह चलते हैं और पूरा जो गज़ा की पट्टी जो है उसको तहते किया जा चुका है। इससे बड़ा दुनिया का और क्या अलमिया हो सकता है। और इस पर मुस्लिम ममालिक जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है वो सब खामोश हैं, कहीं पे भी कोई आवाज़ चूं तक नहीं करता है। आखिर ये मुस्लिम ममालिक किस लिए इतनी तादाद में? इन्हें भी तो इसराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहिए। जब वाश आउटी मुसलमानों करना है तो चुप्पी क्या करनी है, निकल गया मार दीजिएगा। ये बड़ा अलमिया है मुस्लिम ममालिक के लिए और जिनकी तरफ हमारी नज़रें हैं। जब वही खामोश, जब क़यादत ही खामोश हो तो फिर आम आदमी क्या कर सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया 3 दिन में 700 से ज़ायद मासूम बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों के साथ साथ नौजवानों की अमवात और गिरफ्तारियाँ और वहाँ से जो लोगों को निकालने का 2 लाख से ज़ायद मुसलमानों को वहाँ से जो बच्चे खुचे थे उनको भी निकाला गया है। आपको याद होगा बुश ने बताया था कि इन सभी को यहाँ से निकाल दो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया था इन सब को यहाँ से निकाल दो और यहाँ पे एक बफर जोन बना दो, यहाँ पे दूसरे मुल्कों से यानी और यहूदियों को ला के बसाया जाएगा। ये तस्वीर का एक रुख। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी निकालने या बसाने की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर मुलाजमीन के हवाले से, सरकारी नौकरियों के हवाले से बड़े सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के आज असम्बली में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी नौकरियों का खुलासा करते हुए बताया कि हमने इतने सालों में इतनी नौकरियाँ दी, इतना कुछ किया। आज जम्मू कश्मीर के असम्बली से बाहर भी बड़ा हंगामा था। असम्बली के अंदर अगर खुद वज़ीर आला ने बता दिया कि हमने नौकरियों के हवाले से पब्लिक सर्विस कमीशन को इतने हज़ार पोस्ट जो है रेफ़र की, लेकिन जो बेरोज़गारी का सांप जो है अपना फ़न फैलाए, उसके सामने ये यूँ कह सकते हैं कि हाथी के मुंह में ज़ीरे वाली कहानी है। जम्मू कश्मीर के असम्बली के बाहर भी मुलाजमीन लगातार में कैजुअल डेली वेजेस के हवाले से सरकार ने आज भी बताया कि एक कमेटी तश्कील दी गई है चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में। लेकिन ज़रा असम्बली के बाहर का हाल अहवाल आपको बताते चले, जहाँ जम्मू में आज मुलाजमीन जो हैं डेली वेजेस में मुजाहरा कर रहे थे। श्रीनगर में NHM के मुलाजमीन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ज़रा सुनिएगा, आज इन्होंने कैजुअल डेली वेजेस हैं जम्मू सूबे के, उन्होंने तो अल्टीमेटम भी दे दिया। सुनिए ज़रा उनका अल्टीमेटम। 72 घंटे की काम छोड़ हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। मैं अपने तमाम डेली वेजर साथियों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज शाम 8 बजे के बाद कोई भी डेली वेजर साथी जो है वो काम नहीं करेगा और कल सभी डेली वेजर जितने भी हमारे 22,000 के 22,000 डेली वेजर कल जम्मू की सड़कों पे होना चाहिए, ताकि सरकार को जम्मू में मुलाजमीन का आज मुजाहरा कैजुअल डेली वेजेस। लेकिन श्रीनगर में NHM के मुलाजमीन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये सनसनीखेज इंकशाफ किया कि शोबे सेहत के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन उनकी अपनी सेहत का 3 महीने से ख्याल नहीं रखा गया। 3 महीने से उनकी सैलरीज नहीं दी गई हैं। और श्रीनगर में आज NHM के मुलाजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
वज़ीर आला से गुजारिश की कि ये जो असम्बली में भी आपने बताया है, आप पिछले कई दिनों से बता रहे हैं कि हम मामला सुनिए, ज़रा उनका मामला भी है, ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। इस बात की उम्मीद रखते हैं कि जो उन्होंने वो ऑर्डर निकाला है, उन्होंने जो आश्वासन दिया है ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जम्मू कश्मीर, जिसको मंदिर कहा जाता है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम एक रोड में विद इन 6 मंथ्स तैयार करेंगे। मेरी गुजारिश रहेगी, मेरी अपील रहेगी ऑनरेबल सीएम से कि जो एलीट क्लास है जम्मू कश्मीर का, जो एलीट क्लास है, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, मैनेजर्स हो, इसमें RNDSP के लोग हैं, स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के लोग हैं, NCD के लोग हैं, 11,500 से ज़्यादा एम्प्लॉइज में काम करते हैं, मगर आज तक हमारे साथ वादा शिकनी हुई है, हमारे साथ बहुत सारे वादे किए गए, कई सारी कमेटियां भी बनाई गई, मगर आज तक उन कमेटियों का कोई अमली जामा उन्होंने किसी डिमांड को नहीं पहना है। सरकार ने कमेटीज़ भी बनाई, सरकार ने सब कुछ किया, लेकिन अमली जामा नहीं पहुँचाया गया। इस सब के बीच में हमारे साथ NYC के लोग भी मिले, उन्होंने भी हमसे बात की और हमें बताया कि 2500 रुपये माहाना पे उन्हें काम लिया जाता है, और ये 2500 माहाना पे काम लेते हुए उन्हें महकमा तालीम, महकमा एजुकेशन, जो सरकार के जितने रेवेन्यू जब बाकी फॉरेस्ट सभी इदारों में डिप्लॉय किया गया है, माहाना 2500 रुपये पे, और माहाना 2500 रुपये पे उन्हें सरकार ने टीचर का कहीं काम लेती है, कहीं क्लर्क का काम लेती है, कहीं जो पब्लिक PROs हैं वहाँ का काम लेती है, और फिर उनके साथ 2000 लगभग 10 से जो है सरकार ने एक कैबिनेट कमेटी भी बिठाई थी, कैबिनेट ऑर्डर भी निकाला था। उसके बाद 2014 में नई सरकार बनी, 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तब एक कमेटी बनी, एक कैबिनेट ऑर्डर हुआ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके बाद SRO 520 जो है PDP BJP सरकार थी 2014-15 में, उन्होंने भी एक कैबिनेट ऑर्डर निकाला और बताया कि भाई पिछली ऑर्डर में थोड़े से नकाइस थे तो इसको ठीक किया जाएगा। तो वाकई में तब से लेकर आज तक नकाइस जो है उन ऑर्डर्स में नहीं निकाले गए। सरकार ने इनकी ऑनरेरियम, इनका इंक्रीमेंट, इनके कोई चीज़ 2500 पे लगे, 2500 पे क्या मरेंगे, यही सब बहुत बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में फराखदली या किस फजूल खर्ची से पैसा खर्च जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने किया। पिछले 7 सालों में 30 करोड़ के करीब आज असम्बली में बताया गया कि रकूमात जो वो हमारे बाहर से आए मेहमानों पे खर्च किए गए। वो कौन से मेहमान थे वो दुनिया सब जानती है। लेकिन ज़रा हम NYC के मुद्दे पे चलते हैं, और NYC के जो प्रेसिडेंट हैं उनके यूनियन के, आसिफ अली, मेरे साथ बराह रास्त मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अगर आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, आप मुझे बता रहे थे कि सबकी आवाज़ उठाते हो, हमारी आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो बताइए ज़रा आपकी आवाज़ क्या है? आपने NYC का दर्द समझा और हमारी आवाज़ को बुलंद किया। देखिए, NYC पिछले 2010 से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जहां जहां जो टास्क उनको दिया जाता है वो कर रहे हैं। आप एजुकेशन में जितने 14 डिपार्टमेंट्स में सब पे काम किया जा रहा है, मात्र 2500 पे। आप देखिए इतने महंगाई के दौर में किस तरीके से अपने फैमिली का गुजारा करेंगे। आप देखिए इलेक्शन ड्यूटीज हो गई, कोरोना के टाइम पे हो गया, हर जगह काम करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन हमें अप्रिशिएट भी करती है। गवर्नमेंट, चाहे LG एडमिनिस्ट्रेशन थी पहले या गवर्नमेंट थी, आपने देखा होगा 2 दिन पहले हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब सतीश शर्मा जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, युवा हैं, यूथ हैं, वो यूथ की दर्द को हमें उम्मीद है समझेंगे। उन्होंने भी कहा, हमें अप्रिशिएट किया कि NYC बहुत ज्यादा काम करते हैं। मगर अप्रिशिएट से काम नहीं चलेगा, हमारा घर नहीं चलेगा, हमारी फैमिलीज नहीं चलेगी, हमारे पेरेंट्स को हम सहारा नहीं दे पाएंगे। आज इस लेवल पे पहुंच के भी हमें अपने पेरेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, जबकि हमें अपने माँ बाप का सहारा बनना था। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो इनहेंस किया जाए और एक हमारे लिए कंक्रीट पॉलिसी बनाई जाए जिसमें हमें रेगुलाइज किया जाए। हमारी 2 ही डिमांड है, एक कंक्रीट कोई पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए SROs भी हुए, कैबिनेट ऑर्डर्स भी मिले, मगर अभी तक NYCs को कोई फायदा नहीं हुआ। तो हम आज यही कहना चाहते हैं, और सतीश शर्मा जी जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, हमें बहुत उम्मीदें हैं क्योंकि वो यूथ हैं और हमें उम्मीद है कि वो यूथ के दर्द को समझेंगे। जिस तरीके से वो अप्रिशिएट करते हैं प्रैक्टिकली इस पे भी करेंगे। और उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे CM हैं, उन्होंने हमारे ऑर्डर भी किया था, कैबिनेट ऑर्डर एक उन्होंने भी किया था, वो लागू नहीं किया गया क्योंकि पिछली जब कांग्रेस, ये PDP और BJP की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा इससे बेटर करेंगे और हमें 520 दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है
कि अब आप जरा देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं अप्रिशिएट उस कर पर रहे जाऊंगा। हैं। मुझे एक तो ये एनवाईसी है कौन, इनको काम क्या है, तो एक ये चीज़, और ये जो कैजुअल डेली वेजर्स की सरकार ने कमेटी कल बनाई है, क्या इसमें फाल होते हैं या इसको इनसे बाहर रखा गया, ये जरा बता दीजिएगा। देखिए, एनवाईसी वो है जिनको मेरिट बेसिस पे लगाया गया था 2010, और आज तक वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, एजुकेशन में जो है वो एजुकेशन में टीचर का काम कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, रेवेन्यू में है, हेल्थ में है, हर डिपार्टमेंट, डीसी ऑफिस में आप चले जाएंगे आपको एनवाईसी मिलेंगे, आप तहसीलदार ऑफिस में चले जाएंगे आपको एनवाईसी मिलेंगे, आप स्पोर्ट्स ऑफिस में जाएंगे आपको एनवाईसी मिलेंगे, आप हेल्थ में जाएंगे आपको एनवाईसी मिलेंगे, आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे आपको एनवाईसी काम करता हुआ मिलेगा, और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मगर खाली अप्रिशिएट किया जा रहा है। आज भी 2500 में, आप खुद जानते हैं क्या 2500 में सर्वाइवल कर सकते हैं? गवर्नमेंट को चाहिए उनके बारे में सोचना, उनके बीवी मुझे बच्चे बड़ी हैं, छोटे हैरानी छोटे हुई, बच्चे हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, दुनिया की ये सबसे बड़ी बदकिस्मत कौम है जहां 2500 की बात करते हैं। मुझे जरा बताइए, और 2500 पे मैरिटोरियस हैं, सब मेरिट बेसिस 10 पे रुपए लगे रोज हुए के हैं। बनते हैं ना, 2500 पे आपको शायद 10 ही रुपए रोज के बनते हैं, 2500 पे 5.5 रुपए, 83 रुपए रोज के कितने रुपए, ये लगभग 83 रुपए, 83 रुपीज रोज के, 83 83 रुपए पर डे मिलता है। इस पे कुछ इधर उधर से और भी कुछ मिलता है, कुछ पैसा वैसा जिससे आपका घर, आपकी फैमिली चलती है, या इसी पे ही कैसे गुजारा हो पाता है? मैंने आपको यही बताया कि आज भी हमें अपने पेरेंट्स का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखिए 2500 में क्या कर पाएंगे? कितने दिन आज काम भी लिया हम जाता है, काम कितने दिन लिया जाता है? पूरा मंथ काम करते हैं। अच्छा, आपको आपकी अटेंडेंस वगैरह जो होती है डेली के हिसाब से होती है या मंथ के हिसाब से होती है? बायोमेट्रिक्स होती है, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस होती है। तो कभी आपने लेबर कोर्ट है या बाकी कोर्ट है उनमें जाके बताया कि हमारा मिनिमम वेज एक्ट कम से कम लागू करो, जो सरकार के एक लेबर एक्ट है उसको लागू करो, ठीक है आपको हाई प्रोफाइल नहीं दे, कहीं लेबर वगैरह का ही मजदूरी दे दो, ये तो बताया आपने, क्योंकि लेबर भी 4-5। देखिए, हमने हर स्टेज पे बात की, हर जगह से हमें एश्योरेंस मिलती है और कहा जाता है कि आपके साथ इनजस्टिस है, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि जस्टिस करेगा कौन? हर कोई मानता है कि इनके साथ, एनवाईसीज के साथ इनजस्टिस हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, तो इंसाफ करेगा कौन? इंसाफ तो हमारे लीडर्स हैं, इन्हीं को करना है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जब गवर्नर रूट था तब भी एलजी साहब से भी हम मिले, उन्होंने भी हमें एश्योर ही करते रहे कि आपका मसला बहुत जेन्युइन है, बहुत जल्दी हल होगा। गवर्नमेंट्स थी तब भी वही हो रहा है। अब हमें उम्मीद है सतीश शर्मा जी से, क्योंकि वो खुद यूथ है, मुझे उम्मीद है कि वो यूथ का दर्द समझेंगे, क्योंकि वो खुद कहते हैं कि मैं यूथ हूं और यूथ की दर्द को समझता हूं। क्या इस उम्र में अपने पेरेंट्स को सहारा देना चाहिए? दवाई का खर्चा है, बच्चों का खर्चा है, किस तरीके से अच्छा, एक और सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा है। मैं इस रिपब्लिक डे को कवर कर रहा था और वहाँ पे लास्ट पे जो अवार्ड सेरेमनी होती है ना, लोगों को बुलाया जाता है, उनको अवार्ड दिया, जैसे मीडिया से किसी को बुला के, ये एनवाईसी को अभी नाम वहाँ लिया गया था किसी अवार्ड के लिए। मैं अभी सोच रहा था वो अवार्ड किस लिए दिया गया था, आपको क्या काम था वो, या क्या खाना पूरी थी या बाकी में? खाली एक नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में एनवाईसीज को अवार्ड दिए जाते हैं बहुत अच्छा काम करने के लिए, अपनी ड्यूटीज को अच्छे से असाइंड करने के लिए, इसीलिए अप्रिशिएशन किया जाता है। मैंने आपको बताया हर जगह, आप तो रिपब्लिक डे की बात कर रहे हैं, कोरोना में हमारे बहुत सारे साथियों को जो है बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दिए जाते हैं, हर चीज की जाती है, मगर अप्रिशिएशन तो करते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, मगर एप्रिशिएशन से खाली हमारा घर नहीं चलेगा, हमारा पेट नहीं चलेगा, हमारी फैमिलीज का कुछ नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर वो अब जरा एक और सवाल, हैं, ये हमें थोड़ा सा, ये जो कल सरकार ने कमेटी बनाई है कैजुअल डेली वेजर्स की, क्या आप उसमें आते हैं या आपको उससे बाहर रखा गया है? देखिए, हमें तो उम्मीद है कि हम भी उसमें हैं, क्योंकि उसमें तो इन्होंने ब्रीफ किया है कि जितने भी जो रेगुलाइज होने वाले हैं उन सबको उसमें रखा जाएगा, मगर कमेटियां तो आज तक बनती आई, कमेटियों का मसला नहीं है, कमेटियां 2014 में भी बनी, उससे पहले भी बनी, तो ये कमेटियों का सिलसिला बंद होना चाहिए, अब प्रैक्टिकली रूप में कुछ होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास डाटा है, बायोमेट्रिक्स इन्होंने किए हैं, इन्होंने अभी 2014-15 में इन्होंने बायोमेट्रिक्स, इनके पास पूरा डाटा पड़ा है। अच्छा, डाटा की बात की, तादाद जरा अपनी बता दीजिए आप,
और मुझे एक और सवाल आपसे इसी तादाद के साथ साथ कि अगर आपकी तादाद जो है इसको अपॉइंटमेंट कैसे हुई, क्या ये सर उस टाइम ये एमएलए साहब ने लगाया, किसी और ने लगाई, ये कैसे अपॉइंटमेंट कैसे हुई है? जनाब ये बाकायदा प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रॉपर प्रोसेस से हुई। डीसी साहब उसके चेयरमैन थे, एसीडीसी साहब थे। टॉप 10 को पहले फॉर्म्स लगे, उसके बाद टॉप 10 को लिया गया, उन टॉप 10 का इंटरव्यू हुआ, उसमें जो क्वालिफाई हुआ उसको लगाया गया है। मेरिट बेसिस पे लिए गए हैं, बाकायदा इंटरव्यू लेके सिलेक्शन लिस्ट निकाली गई है, उसको वैसे लिया गया। हमें किसी एमएलए ने नहीं लगाया है, ना किसी ऑफिसर ने। बाकायदा एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है और गवर्नमेंट खुद मानती है ये। इसीलिए गवर्नमेंट कहती है कि ये एक अलग कैटेगरी है, गवर्नमेंट इसको डिफरेंशिएट करती है, मगर खाली जुबानी करने से नहीं होगा। अब टाइम आ गया है, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इस पे प्रैक्टिकल शेप में इसमें कुछ ना कुछ स्टेप लेना होगा। मैं अक्सर प्रोग्राम में डिफरेंट इश्यूज़ पे बात करता रहता हूँ, डिफरेंट रहते हैं, लेकिन आज मैंने आपको अकेले रखा है ताकि आपकी बात पहुँच सके। मुझे तादाद आपने नहीं बताई, और फाइनल आप किस तरह से इस मामले को सेटल करना चाहते हैं, सरकार तक क्या बताना चाहते हैं? लगभग 5000 एनवाईसीज हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। जी, ये लद्दाख में भी थे? लद्दाख में भी हैं। वो अलग थे या वो आप ही के साथ थे? उनके साथ भी वही सलूक है या वो अलग से उनको कुछ दिया है? क्योंकि लद्दाख वालों को मैन्युवेज एक्ट भी है, लद्दाख में सब कुछ है, क्या उनको अलग कुछ है या यहीं पे? उनका भी प्रोसेस चल रहा होगा, उसकी नॉलेज नहीं है, मगर उनका भी प्रोसेस जैसे इनहेंसमेंट का है, वो उनका भी जैसे वहां पे बाकियों का कर रहे हैं, उनका भी जरूर कर रहे होंगे, मगर जम्मू कश्मीर में अभी तक कुछ नहीं। जरा अब फाइनल पे हमारे नाज़रीन को और सरकार तक, जो हमारी सरकार हमें देखती है, मॉनिटर करती है, हमारे सरकार के इदारे जो हैं हमारी क्लिप्स निकाल के सरकार के खानों में दर्ज करते हैं, नोट्स लिखते हैं, उन तक ये बात पहुंचाइए ज़रा। क्या आप चाहते हैं और इस मसले का हल कैसे निकल सकता है? कमेटीज़ वगैरह से हल निकल सकता है, कुछ और है? देखिए, कमेटीज ऑलरेडी इन्होंने पहले भी बनाई थी और इनके पास डाटा भी है, पूरा डाटा है इनके पास। अब इसका सोल्यूशन ये है, हम मानते हैं कि अभी गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम हुआ, वो टाइम चाहते हैं, हम टाइम देने के लिए भी तैयार हैं, मगर हमें फर्स्ट कोई रिलीफ तो दिया जाए। एक हम चाहते हैं कि हमारी इतनी सैलरी, हैंडसम सैलरी की जाए जिससे हम अपना फैमिली को चला पाए, और साथ में एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी। देखिए, जिस जिस डिपार्टमेंट में लगे हैं, हर डिपार्टमेंट में हमारे लोग हैं, 2-2, 4-4, 500 लोग हैं हर डिपार्टमेंट में। गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी डाटा है, तो वो एक इस तरीके से पॉलिसी बनाए, मगर फर्स्ट रिलीफ इनहैंसमेंट का दिया जाए, एक हैंडसम सैलरी दी जाए जिससे हम अपनी फैमिली को चला पाए। हम गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, मगर कम से कम एक स्टेप तो बढ़े गवर्नमेंट, एक रिलीफ तो हमें मिले जिससे हम भी एक जहनी सुकून पा पाए कि अपनी फैमिली को चला पाए, अपने पेरेंट्स को देख पाए। ये हमारी डिमांड है। चलिए, हमारी डिमांड दो है, एक रेगुलाइजेशन की और एक सैलरी इनहेंस की। रेगुलाइजेशन प्लस सैलरी इनहेंस की, ये आपका डिमांड है। उम्मीद करते हैं आसिफ अली साहब आपकी ये बात जो है अरबाब इक़दार सुनेंगे, वज़ीर आला जो हैं वो इस पर गौर करेंगे। ये उनके लिए मामला जो है स्टेट पे के ही, यूटी में चीफ मिनिस्टर के पास ही पड़ता है, इसके लिए दिल्ली से पैसा ही तो लाना है, बाकी दिल्ली में आपका केस जो प्लीड करना है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अली थे हमारे साथ, NYC के प्रेसिडेंट। 4900 की इनकी तादाद बताई जाती है, 25 रुपये माहाना लेते हैं, और 2500 में यूँ समझ लीजिए 80-85 के आसपास रोज़ को इनको मिलता है, और 85 रुपये में 20 रुपये सोमो के आने और जाने के किराया हो गए 40 रुपये। हो सकता है चाय का एक कप पी लिया तो 13 रुपये में समोसा आता है, 12 रुपये में चाय का कप आता है, 25 रुपये वो हो गए ये दफ्तर जाने का। तो जब 40 और ये 30 70 हो गया, तो उसके बाद क्या बचेगा वहाँ पे? ये घर कैसे चलाएंगे? इनकी बच्चे हो सकते हैं, बीवी हो सकती है, सबका ज़िंदगी है, बच्चे की फ़ीस कैसे देंगे? कब तक के हाथ फैलाए? और फिर इसमें पढ़ा लिखा नौजवान है, उस पढ़े लिखे नौजवान के ख्वाब होंगे कि मैं कल सरकारी नौकरी, दूसरी नौकरी मिलेगी मुझे, फिर मैं ऐसे करूँगा, फिर कौम की खिदमत करूँगा। जब इस हाल में पहुँचा दिया तो कौम की खिदमत, फिर ऐसे नौजवान कहते हैं बाढ़ में गई कौम। ऐसे नौजवान का यही होता है, क्योंकि जब अपना घर नहीं चलता, अपना आप सही नहीं तो कौम का कौन कर गया? अव्वल खेश बाद दरवेश। तो पहले अपना आप, फिर बाद में कौम वगैरह होती है। तो हम जब कहते हैं कि हमारी कौम डूब रही है, तो उसकी सबसे बड़ी वजूहत है हमारी कौम को चलाने वाली हमारी नौजवान नस्ल जो है
वो खुद अंधेरे में है, खुद बंवर में है, तो कौम कहाँ चलेगी। तो कौम की बात करते हुए आपको बताते चलूँ, सोशल मीडिया आप देखते रहते हैं, आप अक्सर सोशल मीडिया पे बड़े रोने वाले वीडियोस देखते हैं, क्राउड फंड, वो हमारा ये है, हमारा वो है, उनमें थोड़ा सा आप एहतियात करिएगा। सबसे पहले वो शायद रूल्स रेगुलेशंस जो हैं सोशल मीडिया के उनके ख़िलाफ़ है, उनके वो दिल दहलाने वाले वीडियोस जो हैं सोशल मीडिया पे, और उसके साथ साथ उनके जो एडवर्टाइज़र्स हैं उनके बारे में भी वेरीफाई करिए कि इनको एडवर्टाइज़ कौन कर रहा है, कहीं ये कमीशन वाला मामला तो नहीं है, क्योंकि एक दोस्त ने हमें बताया कि इस पर भी कमीशन चलता है। तो ख्याल रखिएगा, आप अपना पैसा किसी को दे रहे हैं तो एहतियात से दीजिएगा। वैसे इस कौम की एक और बदकिस्मती, यहाँ कोई भी हमारा बैतुल माल नहीं है। हमारे वक्फ़ से तो हमें अफसोस है, वक्फ़ हमारा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो सरकारी भत्ता देने के अलावा कुछ नहीं कर सका है, अकोमोडेट करने के लिए सरकारी नौकरी देने के अलावा कुछ नहीं कर सका है। ज़िम्मेदारी हमारे वक्फ़ बोर्ड की थी कि अगर इस तरह के मामला थे वो क्राउड फंडिंग करे, वो कौन से करे, अथॉरिटी उनके पास थी, वो कर सकती थी और उससे उसको ज़िम्मेदारी बनती थी। लेकिन पीडीपी आई तो पीडीपी ने अपने लोगों को एडजस्ट किया, एनसी ने भी वही कुछ किया, आज बीजेपी भी वही कुछ करिए, अपने लोगों को एडजस्ट करिए। आवाम जो है, आवाम के बारे में, आम आदमी के बारे में, पॉलिटिकल बंदों को तो एडजस्ट किया जाता है, आम आदमी के बारे में कोई नहीं सोच। लेकिन इस ईद पे हमें आपसे उम्मीद है कि आप अपने आसपास का ज़रूर ख्याल रखेंगे, और हमने ख्याल रखा है पुलवामा का, जहां ईद के मौके पर स्पेशल डिस्काउंट आपकी बार होगा। ज़रा सुनिएगा। पुलवामा में अब की बार इस ईद पर खसूसी रियायत। हाजरा कॉम्प्लेक्स पुलवामा में आइए ईद मिल के मनाते हैं। बहुत शुक्रिया। हाजरा शॉपिंग सेंटर पुलवामा इस ईद पे खसूसी रियायत दे रहा है, तो देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। आज का मुद्दा इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। करो बे कायनात की मर्जी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना। अल्लाह हाफिज़।